दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये भारत के विदेशों के साथ में ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। अर्ली हार्वेस्ट की यहाँ पर बात की गई है कि कुछ देशों से खास ट्रेड संबंध बनाने के लिए, कुछ व्यापारिक संबंध बनाने की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या ये WTO और गेट के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसका उल्लंघन होगा, जो प्रोविजन है उनका उल्लंघन होगा क्या, इस बारे में ही आर्टिकल बात करता है। क्योंकि भारत सरकार की ओर से ऐसी तैयारी की गई है कि कुछ देशों के साथ में हम खास ट्रेड संबंध रखेंगे, तो उस बारे में हम एक पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये इंटरनेट शटडाउन के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा हरियाणा, ये वो राज्य है जहां पर पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला। तो उस बारे में हम बात करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कहा है, क्या हमारा संविधान कहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं। वो यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किन राज्यों में पड़ती है। आपका ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ऑप्शन सी है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ये ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, यूपी और दिल्ली। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि इंटरनेट शटडाउन किस तरीके से भारत पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, और हाल ही में हुए जो इंसिडेंट्स है, जो हाल ही में हुए इंटरनेट शटडाउन है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। साथ ही इससे जुड़े हुए कानून के बारे में भी आपको अपने उत्तर में लिखना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत तैयारी कर रहा है कि वो कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में साइन करे, जो कि सिलेक्टेड गुड्स के लिए हो। तो इससे एक लिबरलाइज टैरिफ्स दोनों देशों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं, इन जिन देशों के साथ में भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। बहुत आसान भाषा में समझे तो जब भी हमारे देश से कोई ट्रेड होता है, व्यापारिक संबंध होता है, कोई गुड्स है, कोई सामान एक देश से दूसरे देश जाता है, तो उस पर कुछ टैरिफ, कुछ एक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। तो उसी तरीके से कुछ खास अरेंजमेंट भी होते हैं जिनमें कुछ खास देश अपने बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। मतलब जहां पे आपको ट्रेड के लिए कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा, जिससे उस गुड का, उस उत्पाद का मूल्य जो है वो ज्यादा ना हो, उतना ही रहे जितना वो मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमारे देश के उत्पाद जो है वो दूसरे देश में जाकर बिके, उसको लेकर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और उन देशों के भी उत्पाद जो है वो ड्यूटी फ्री, टैरिफ फ्री हमारे देश में आए, जिससे कम कीमत में वो हमारे देश में नागरिकों को मिले। इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी की जा रही है। तो अब भारत जो है ये FTAs को नेगोशिएट करने चाहता है। लेकिन बात ये आती है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है ये इंटरनेशनल कानूनों से बाध्य है। इंटरनेशनल कानून अगर हम देखें तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट, और उसके साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इनके कुछ कानून है, कुछ प्रोविजंस है जिनके द्वारा FTA जो है वो करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो FTA के अगेंस्ट WTO का सबसे पहला सिद्धांत मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का सिद्धांत FTA के अगेंस्ट जाता है। इसलिए FTA करने के लिए कानूनी रूप से, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये कई बार गलत साबित होता है। तो कानूनों का पालन करना भी यहाँ पर जरूरी है। उसके अलावा गेट की माने तो गेट प्रपोज करता है, गेट प्रपोजेस द टैरिफ नीड टू बी लिबरलाइज्ड ऑन सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड। तो गेट बात करता है कि ठीक है, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्टेड उत्पादों पर नहीं कर सकते, आप कुछ चुनिंदा उत्पादों पर नहीं कर सकते। आपको एक बड़ा, यहाँ पर बहुत सारे उत्पाद इसमें शामिल होने चाहिए। जैसे भारत और यूके है, इनके बीच में मान लीजिए भारत से 50 उत्पाद वहां जाते हैं, यूके से 50 उत्पाद भारत में आते हैं, तो इसमें आप सिलेक्टेड 5 या 6 उत्पाद के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, गेट ये कहता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपका जितना भी ट्रेड होता है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ रीजन हो, जो मेजॉरिटी ऑफ जो उसका पार्ट हो,
ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आना चाहिए। मतलब 100 उत्पाद जो आ रहे जा रहे हैं उनमें से करीब करीब मेजॉरिटी से ज्यादा उत्पाद इसमें इस एग्रीमेंट्स में शामिल होना चाहिए। आप सिलेक्टेड के लिए नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सब्सटेंशियली ऑड द ट्रेड, अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स की बात की गई है, लेकिन ये कितना प्रतिशत होगा ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो जनरली ये माना जाता है, इट इज जनरली अंडरस्टूड टू कवर हाई प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड्स बिटवीन एफटीए मेंबर्स। तो इनमें जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड रहता है, जितना भी व्यापारिक लेन देन हो रही है उसका बड़ा भाग को सब्सटेंशियल ऑल द ट्रेड माना जाता है, इस परिभाषा में डाला जाता है। अब इससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑलरेडी ऐसा कदम उठा लिया गया है एंड वुड ओनली कवर हाफ द ट्रेड विद द ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जितना ट्रेड होता है उसका केवल हम आधा ही हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत इंक्लूड करा है। अब अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सामने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ऑस्ट्रेलिया से साइन है वही टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। उसके अलावा दिस फॉल्स डेंजरसली शॉर्ट ऑफ द रिक्विजिट सब्सटेंशियली ऑल द ट्रेड। तो यहां पर बताया गया है कि सब्सटेंशियली ऑल ट्रेड की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ये नहीं आ पाएगा। उसके अलावा एफटीए वल्नरेबल टू लीगल चैलेंजेस डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट मैकेनिज्म। जो डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटारण करने की जो प्रणाली है उसके अंतर्गत भी एफटीए जो है वो एक चैलेंज फेस कर सकता है। अब बात यह है कि इसके सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के रूप में बताया गया है इंडिया कैन साइन इंटरिम एग्रीमेंट लीडिंग टू एफटीएस, कि एफटीएस की जगह पर यहां पर इंटरिम एग्रीमेंट साइन किए जा सकते हैं। लेकिन ये इंटरिम एग्रीमेंट को भी कुछ यहां पर रिक्विजिट्स है उनका पालन करना पड़ेगा, जैसे नेसेसिटी जो टेस्ट है इंटरिम एग्रीमेंट्स का भी जो कि डब्ल्यूटीओ और गेट से बाध्य है उनका पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरिम एग्रीमेंट के लिए आपको एक प्लान बनाने की आवश्यकता है विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एफटीएस में आप इंटरिम एग्रीमेंट्स बना सकते हो, लेकिन आपको एक प्लान के साथ में यहाँ पर आने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं इनसे आपको प्रीवियर अप्रूवल लेना भी आवश्यक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो एफटीए के साथ में देखने को मिल सकती है, कुछ कानूनी पेचीदगी है जो हमें एफटीएस के साथ में देखने को मिल सकती है। इंटरिम एग्रीमेंट एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, उनको पालन करना जरूरी है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, भारत के इंटरनेशनल शटडाउन के बारे में। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण केस था। जनवरी 10, 2020 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, अर्थात जो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट थ्रू मिलती है ये एक मौलिक अधिकार है। उसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि इंटरनेट किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार है, तो किस तरीके से जो हमारे देश में नागरिकों के हक है उसका एक महत्वपूर्ण बात है। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस वर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द कोर्ट। इसके अलावा इस केस में ये भी बात की गई कि अगर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो ये कोर्ट के रिव्यू के परव्यू में होगा। मतलब कोर्ट इसमें तय कर सकती है कि ये इंटरनेट जो बैन लगाया गया है या इंटरनेट जो बंद किया गया है पर्टिकुलर क्षेत्र में ये सही है या गलत है। इंटरनेट शटडाउन बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो इंटरनेट को किसी स्पेसिफिकली लोकेशन पे सरकार द्वारा बंद करना, ये इसकी बहुत सरल भाषा में हम इसे समझ सकते हैं। कुछ हालिया उदाहरण की बात कर लीजिए तो सैयद अली शाह गिलानी, इनकी मृत्यु के बाद में कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगे। सैयद अली गिलानी ये एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात, एक पर्टिकुलर नेशन बनाने की बात करते हैं अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हम जाने तो। उसके अलावा हरियाणा में भी रिस्ट्रिक्शंस लगे गए, हरियाणा के 5 जिले में रिस्ट्रिक्शंस लगे। उसके पीछे कारण था फार्मर का प्रोटेस्ट, जो किसानों का आंदोलन चलता है उसके चल रहा है, उसके चलते हुए ये बैन लगाया गया। अब यहां पर बताया गया है इन मोस्ट केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर आर नॉट अपलोडेड इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कि यहां पर गवर्नमेंट ने जो इंटरनेट शटडाउन के आदेश जारी करे हैं ये आदेश सरकारी साइट्स पे नहीं डले हुए हैं।
ये सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांसमिट हुए हैं, लेकिन सरकार ने इनको कहीं ना कहीं एक रूप में ऑफिशियल नहीं किया है, अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल के। उसके अलावा अनुराधा भसीन जजमेंट हैज नॉट बीन कंपाइल्ड विथ मल्टीपल अदर इंस्टेंसेस बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर, कि अनुराधा भसीन केस में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, वो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इस निर्णयों की दिशा निर्देशों की कई बार अवहेलना करी है। उसके अलावा बताया गया है कि बहुत सी डिफिकल्टी है इसको देखते हुए, इंटरनेट शटडाउन देखते हुए। सबसे पहले तो इंटरनेट शटडाउन जब किसी प्रॉपर ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से नहीं आता है तो लोगों का जो विश्वास होता है सरकार में वो डगमगाता है। तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो और वो सही माध्यम से सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सामने आए। टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 एक ऐसे रूल्स है जिसमें बताया गया है कि 15 डेज का आप इंटरनेट सस्पेंशन लगा सकते हैं, लेकिन ये सरकारों पर बाध्य नहीं है। उसके अलावा इस रूल्स में ये भी बाध्य नहीं करते वो सरकार को कि सरकार औपचारिक रूप से ये अपना निर्णय सुनाए इंटरनेट शटडाउन का। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस की भी बात की गई है कि रूल्स रिगार्डिंग आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंटरनेट इज रेदर स्कियर इज एन ऑर्डर टू टेक एक्शन अगेंस्ट, कि यहाँ पर अवेयरनेस जागरूकता की भी कमी है। इससे जुड़े हुए जो नियम हैं उनको बड़े ही आर्बिट्री तरीके से यहाँ पर इम्पोज किया जाता है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट सस्पेंशन, इंटरनेट शटडाउन से करीब $2.8 बिलियन का भारतीय इकोनॉमी को एक लॉस हुआ है, एक यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके अलावा आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और उसके अलावा यहाँ पे जर्नलिस्टिक तौर पे भी, यहाँ पर पत्रकारिता के रूप में भी काफी ज्यादा यहाँ पर लॉस जो है, हानि जो है वो झेलने को मिली है। उसके अलावा इंटरनेट बैन इज अ मेजर ऑफ इमरजेंसी नॉट स्ट्रिफल डेमोक्रेटिक वॉइस। तो यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में कि इंटरनेट बैन करना बड़े ही आपात स्थिति में ये होना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की वॉइस को, जो लोकतंत्र की आवाज है, उसको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में हमको इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है कि आप लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए इंटरनेट शटडाउन का उपयोग ना करें, इससे केवल आपात स्थिति में ही इंटरनेट शटडाउन को, इंटरनेट बैन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप हमें ऑडियो फॉर्म में हमारे विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स भी सुन सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप लॉ फाइनेंस में दिलचस्पी लेते हैं तो लॉ सीखो का नया इंस्टाग्राम पेज आया है, लॉ सीखो लॉ फाइनेंस करके। इससे आप जुड़ के इंपॉर्टेंट और दिलचस्प अपडेट्स ले सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।